दोबारा कह रहा हूं, सबसे आसान इजी चैप्टर, जहां पे आप 70 में से, है ना, 70 में से, पूरे 70 में से अपने 5 नंबर चुरा लोगे। 5 नंबर चुराओगे आप, 5 नंबर ये दे के जाएगा खड़े खड़े। वेरी सिंपल चैप्टर, चीजें याद करनी है, दिमाग में रखना है और पेपर में जाके 5 नंबर चुराना है। देखिए, अब जो चैप्टर है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, पहले चैप्टर बहुत टफ माना जाता था, बहुत टफ, क्योंकि पहले अर्थ मैग्नेटिज्म था, अब अर्थ मैग्नेटिज्म हटा दिया गया है, यानी चैप्टर बिकम्स वेरी इजी। अब इस चैप्टर में देखो आपको क्या क्या पढ़ना है, मैं आपको पहले बता रहा हूं। देखिए, इस चैप्टर में पहले आपको मैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में पढ़ना है, मैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है। तो आप मैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में पढ़ेंगे, मैग्नेटिक सब्सटेंस, फिर आपको कुछ डेफिनेशंस याद करने हैं, डेफिनेशंस, कुछ डेफिनेशंस आपको याद करने हैं, और आपको सिंपल सा फॉर्मूला पढ़ना है। अगर ये 3 चीजें अगर आप कर लेते हैं तो ये चैप्टर आपको 5 नंबर फ्री में देके आएगा, चाहे कितना भी हार्ड पेपर आ जाए। तो सोचो, कोई इंसान अगर पास होने की सोच रहा है तो 70 में से चाहिए होता है 23 नंबर, और मैं आपको 5 तो एक ही चैप्टर से दे रहा हूं, एक ही चैप्टर से कंफर्म 5 ना, एक ऊपर ऊपर आ सकता है, नीचे नहीं आएगा। आप तो बोलोगे सर ऐसा क्या हम करने वाले हैं, वो तो पढ़ने के बाद पता लग जाएगा आपको। तो सबसे पहले हमें मैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में पढ़ना है। अब देखिए, मैग्नेटिक सब्सटेंस में पहले हमें जो पढ़ना होता है ना, टाइप लिखा है, देयर आर 3 मेन टाइप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। जो भी मैग्नेटिक मटेरियल है या मैग्नेटिक सब्सटेंस है, उसके 3 मेन टाइप हमें पढ़ना होता है, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। दोबारा बोल रहा हूं, डाया, पैरा एंड फेरोमैग्नेटिक। अब ये ना याद करने वाला चैप्टर है। जैसे मैं आपको बताता हूं, थोड़ा सा डायामैग्नेटिक के बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, पैरा के बारे में भी और फेरो के बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन कुछ बेसिक बातें समझते। देखिए, सपोज करो मैं यहीं पर आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि मेरे पास कोई डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है, ये डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। अब इस डायामैग्नेटिक सब्सटेंस को जब मैं मैग्नेटिक फील्ड में डालूंगा, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड में इसको रिपल्शन होगा। दिख रहा है आपको क्या हो रहा है, रिपल्शन। एक्चुअली में मैग्नेटिक फील्ड में रिपल्शन होता है, रिपल्शन। रिपल्शन होने का मतलब है कि रिपल्शन। अब ऐसा क्यों होता है उसको समझिए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस होता है उसके अंदर ऐसा मान लो मैग्नेटाइजेशन, एक वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, मैग्नेटाइजेशन। तो मैं एक बार पहले मैग्नेटाइजेशन समझा देता हूं। देखिए, मैग्नेटाइजेशन का मतलब होता है मैग्नेट हो जाना, मैग्नेट हो जाना, मैग्नेट हो जाना, हो जाना, या मैग्नेट बन जाना, मैग्नेट बन जाना, बन जाना। समझ पा रहे? यानी कि जो हमारा डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है उसमें जो मैग्नेटाइजेशन है वो पीछे की तरफ है, अपोजिट डायरेक्शन में। यानी ये जो मैग्नेट बना है, मैग्नेट, उसका जो डायरेक्शन है, उसका सेंस है अपोजिट डायरेक्शन में। तो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस जो है उसके मैग्नेटाइजेशन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो इन दोनों में होती है रिपल्शन। तो लिखा है देखिए, वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। और यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, एक वर्ड लिखा है यहां से, नो परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट। जो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस होता है उसका कोई परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होता। क्या नहीं होता? परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट इसके पास नहीं होता है। अब तुम बोलोगे सर ये मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? देखो, ये आपको समझना पड़ेगा। बेसिकली मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है समझाता हूं। मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट भी समझ लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे प्यारे बच्चों, कोई एटम है तो उस एटम में इलेक्ट्रॉन घूमता है, तो इलेक्ट्रॉन के घूमने की वजह से हम कहते हैं कि भैया यहां पर करंट है, करंट। तो ये जो एटम है, ये एटम का ऑर्बिट है, ऑर्बिट। तो इस ऑर्बिट के एरिया को अगर हम करंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कहलाता है मैग्नेटिक मोमेंट। ये कहलाता है मैग्नेटिक मोमेंट, म्यू ए वेक्टर। तो ये होता है मैग्नेटिक मोमेंट कि एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन घूमता है, एटम के अंदर, अरे एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन घूमता है, तो हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट है, तो उस करंट और एरिया के मल्टीप्लाई को हम मैग्नेटिक मोमेंट कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा मैग्नेटिक मोमेंट को समझने का एक और तरीका होता है कि मान लो हमारे पास एक मैग्नेट है, तो मैग्नेट में एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। अब इनके बीच का कुछ डिस्टेंस होगा, तो डिस्टेंस को मान रहे 2a, क्योंकि सेंटर से इस डिस्टेंस को a बोल देंगे, इसको a बोल देंगे। तो मैग्नेटिक मोमेंट का लिखने का एक और तरीका होता है कि भाई देखो, ये जो नॉर्थ पोल है इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, स्ट्रेंथ, या फिर जो साउथ पोल है उसकी स्ट्रेंथ कितनी, स्ट्रेंथ, ताकत कितनी है। तो पोल स्ट्रेंथ जो होती है, पोल स्ट्रेंथ, चाहे नॉर्थ या साउथ की, इनटू में डिस्टेंस जो 2a है, तो इसको भी हम मैग्नेटिक मोमेंट ही कहेंगे। तो मैग्नेटिक मोमेंट लिखने का अलग अलग तरीका होता है। तो हम ये कह रहे हैं कि डायामैग्नेटिक सब्सटेंस के पास परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होता, यानी इसके पास एक परमानेंट, हमेशा के लिए मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होता। और भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी समझते चल रहे हैं। एग्जांपल इंपॉर्टेंट होता है, बिस्मथ, कॉपर, सिल्वर। अब प्यारे बच्चों, यहां पर एक चीज समझ में आई कि जो कॉपर है वो डायामैग्नेटिक है, यानी कॉपर जो है एक्सटर्नल फील्ड में हल्का सा रिपल्शन शो करेगा। क्या शो करेगा? रिपल्शन। ठीक है, ध्यान रहेगा? ओके जी। अब प्यारे बच्चों, हम बात करते हैं यहां पर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को समझिएगा। इसमें क्या होता है कि जैसे अगर हमारे पास कोई पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी वो ऐसी होगी, अंदर से जा रही है। अंदर इसका मतलब क्या है कि अट्रैक्ट कर रहा है। देखो, इसने बाहर से भगा दिया और इसने अंदर लिया, यानी अंदर लिया मतलब अट्रैक्ट किया। तो यहां पर क्या होता है कि वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप कोई मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हो, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो आपने बाहर से लगाया है मैग्नेटिक फील्ड है। एटम्स हैव स्मॉल परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट। एटम्स के पास कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट होता है, यानी डायामैग्नेटिक में मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होता और यहां पर मैग्नेटिक मोमेंट होता है। तो भाई चलो गाइस, अब देखो, मतलब कुल मिला के बड़ा आसानी से एग्जांपल क्या है, एल्यूमिनियम एंड प्लेटिनम। अब देखो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है, फेरो। तो ये स्ट्रांगली अट्रैक्टेड, मतलब अगर मैं इसका बनाऊं डायग्राम,
तो ये मैग्नेटिक फील्ड को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर लेंगे कि आओ, टेंशन मत लो, आओ, कोई दिक्कत नहीं है। कौन देख रहा है, देखने दो, हमारे मम्मी पापा को पता है। यार तुम्हें एक मीम वायरल हुआ था कि हमारे मम्मी पापा को पता है, याद है? ठीक है, वो बड़ा कूल होकर बेल्ट बंद कर रहा होता, क्या था लड़का देखा तुम लोगों ने, वो बड़ा वायरल मीम था वो। ठीक है, समझ पा रहे हो? तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या है, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड, यानी कि ये जो फील्ड लाइन से काफी ज्यादा इसके अंदर होंगे, फील्ड लाइन क्या होंगे, काफी ज्यादा इसके अंदर होंगे सब्सटेंस के अंदर। एंड एटम्स हैव लार्ज परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट, यहां पर बहुत ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट होता है, यहां पर थोड़ा कम और यहां पर बिल्कुल ही नहीं होता। एग्जांपल क्या, आयरन, कोबाल्ट, निकल। तो इस चैप्टर में हमें इनके बारे में पढ़ना था, नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो अब देखो डायमैग्नेटिक को थोड़ा अलग से पढ़ लेते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट लिखा हुआ है। देखिए ये जो डायमैग्नेटिज्म है ये आपको मैक्सिमम में मिल जाएगा, प्रॉपर्टी ऑफ ऑल मटेरियल टू सम एक्सटेंट। सम एक्सटेंट मतलब कुछ हद तक, कुछ हद तक ये सभी मटेरियल में होता है। जैसे मैंने कहा ये पेन, तो इस पेन भी डायमैग्नेटिक की तरह होगा। क्यों क्यों होगा, हो सकता है, मतलब कुल मिला के डायमैग्नेटिज्म जो है दुनिया के सभी मटेरियल में पाया जा सकता है, डायमैग्नेटिज्म। अब प्रॉपर्टी, ये पहला पॉइंट है, प्रॉपर्टी ऑफ ऑल मटेरियल टू सम एक्सटेंट, यानी सभी मटेरियल में हल्का हल्का डायमैग्नेटिज्म वाले गुण होता है। अब देखिए लिखा है इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मोमेंट, यानी इसके अंदर मैग्नेटिक मोमेंट अगर आएगा, इसके अंदर मैग्नेटिक मोमेंट आएगा तो अपोजिट सेंस में आएगा। तो जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मोमेंट है, यानी जो मैग्नेट ये बनेगा, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मोमेंट का मतलब मैग्नेट जब ये बनेगा तो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ये होगा। और कारण क्या है, कारण देखो, कारण तुम्हारे सिलेबस में नहीं है बताने के लिए, पर मैंने लिख दिया है। एक्चुअली में होता क्या है, जब हम मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं ना बाहर से, तो देखो एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, देखो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होता है, समझना। तो एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है, तो ऐसा हो सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है ना, कोई इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है, कोई इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज है। तो जब हम बाहर से मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, जब हम बाहर से मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो किसी इलेक्ट्रॉन का स्पीड बढ़ जाता है, किसी इलेक्ट्रॉन का स्पीड घट जाता है, और स्पीड बढ़ने घटने की वजह से, स्पीड बढ़ने और घटने की वजह से एक अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइजेशन पैदा हो जाता है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो आपसे कोई पूछे कि जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मूवमेंट है, ये जो मैग्नेटिक मूवमेंट है, ठीक है ना, ये जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मूवमेंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में क्यों है, तो आप बोलोगे कॉज्ड ड्यू टू चेंज इन ऑर्बिटल मोशन। ऑर्बिटल मोशन मतलब जो ऑर्बिट में मोशन हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी घट या बढ़ जाती है ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। बाहर के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, बाहर के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या हो रहा है, इनके स्पीड्स में चेंजेस आ रहे हैं, और स्पीड चेंज को हम क्या बोल रहे हैं, ऑर्बिटल मोशन। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर क्या है कि ये जो डायमैग्नेटिज्म है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर। ये बहुत ही गजब की बातें मैंने आपको बताया, और मैंने आपको ये भी बता दिया कि ये मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है। इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मोमेंट का मतलब है कि अंदर अंदर जो है एक प्रकार से क्या हो रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइजेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, मैग्नेटाइजेशन, यानी अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेट हो जा रहा है, ऐसे समझो बात को, फील करो। अब देखो थोड़ा सा हम पैरामैग्नेटिज्म के बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो यहां पर क्या होता है समझना, एटम्स और आयन के पास परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट होगा, और रीजन क्या है यहां पर होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहां पर रीजन होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी इनके पास परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट होंगे, और रीजन रहेगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो पैरामैग्नेटिक हम किसे कहते थे, याद करो, हम लोगों ने पढ़ा है केमिस्ट्री में, जिसके पास क्या हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अच्छा अब एक बात ध्यान रखना, इन अब्सेंस ऑफ फील्ड, क्या मतलब है, जैसे मैंने कहा कोई मेरे पास पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, और बाहर से हमने कोई फील्ड नहीं लगाया है, बाहर से कोई फील्ड नहीं लगाया। अगर आपने बाहर से कोई फील्ड नहीं लगाया है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हम मानेंगे कि भैया इसके अंदर जो मैग्नेटिक मोमेंट है, समझना, मैग्नेटिक मोमेंट है नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो है, ड्यू टू रैंडम डायरेक्शन, रैंडम डायरेक्शन है। बात समझ पा रहे हो, खेल बहुत सिंपल है। अगर आप बाहर से कोई फील्ड नहीं लगाओगे तो भैया ये कुछ भी नहीं है, लेकिन जब हम बाहर से फील्ड लगाते हैं, जब हम बाहर से, जैसे ये सब्सटेंस है, जब हम बाहर से फील्ड लगाते हैं ना, तो बाहर से फील्ड लगाने की वजह से क्या होता है, तो कुछ बहुत सारे, मतलब काफी सारे सिमिलर डायरेक्शन में आ जाते हैं, सिमिलर डायरेक्शन में। अब सिमिलर डायरेक्शन में है तो ये कैंसिल आउट नहीं होंगे, और कैंसिल आउट नहीं होंगे तो हमें कुछ ना कुछ आंसर मिलेगा। यहां पर क्या है कि भाई सब रैंडम डायरेक्शन में, कोई इधर कोई इधर कोई इधर कोई इधर, तो रैंडम डायरेक्शन की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, जीरो। तो ध्यान रखना, इन अब्सेंस ऑफ फील्ड मैग्नेटिक डाइपोल्स आर रैंडमली ओरिएंटेड। अगर कोई फील्ड नहीं है तो वो रैंडम डायरेक्शन में होंगे। नेट मैग्नेटाइजेशन इज जीरो, तो नेट मैग्नेटाइजेशन क्या है बताओ, जीरो। नेट मैग्नेटिक मोमेंट इज जीरो, नेट मैग्नेटाइजेशन इज जीरो। लेकिन जब हम फील्ड लगाते हैं तो बात हमारी बन जाती है। तो यहां पर इन प्रेजेंस ऑफ फील्ड डाइपोल अलाइन विद द फील्ड, और यहां पर थोड़ा बहुत मैग्नेटाइजेशन हो जाता है। बोलता ना थोड़ा बहुत, अभी मैंने आपको बताया कि थोड़ा बहुत यहां पर हो जाता है, ध्यान रखना। तो यहां पर थोड़ा बहुत हो जाता है जब हम फील्ड लगा देते हैं तो। अच्छा अब क्यूरीज लॉ क्या होता है, क्यूरीज लॉ कहता है कि जो सक्सेस है, सक्सेस क्या, सक्सेस सर समझाओ। मैंने कहा कि देखो यार ये प्लास्टिक है, तो प्लास्टिक के लिए एक्स की वैल्यू जीरो होगी, एक्स होता है मैग्नेटिक सक्सेस। मैं सोचू कि ये प्लास्टिक है और मैं ये सोचू कि भैया
मैं प्लास्टिक समझो, मैं सोचूं कि इस प्लास्टिक को मैं बाहर से फील्ड दूं, फील्ड, इस प्लास्टिक को बाहर से मैं मैग्नेटिक फील्ड दूं और मैं ये उम्मीद करूं कि अंदर भी मैग्नेट बन जाए, अंदर भी क्या बन जाइए, मैग्नेट, तो इसका सक्सेस क्या है, 0। अरे प्लास्टिक को आप मैग्नेट बना दोगे, नहीं बनेगा। तो ये जो एक्स है, इस एक्स को समझो, ये जो एक्स है ये होता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, जो सक्सेस को रिप्रेजेंट करता है, सक्सेस को, किसको रिप्रेजेंट करता है, सक्सेस को, कि कौन मैग्नेट बनेगा और कौन मैग्नेट नहीं बनेगा। तो जो सक्सेस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, यही हमारा क्यूरीज लॉ है, सक्सेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो सक्सेस क्या हो जाएगा, कम, सक्सेस क्या हो जाएगा, कम। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास एक पैरामैग्नेटिक चीज है और मैंने इसको आग में डाल दिया, तो आग में डालूंगा ना तो उसकी वो मैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगी, पैरामैग्नेटिज्म वाली बात खत्म हो जाएगी, क्यों, क्योंकि आपने टेम्परेचर बढ़ाया है। तो यहां पर एक कांस्टेंट भी आएगा, तो x इज इक्वल टू सी टी, तो c है क्यूरीज कांस्टेंट, t है टेम्परेचर, और लिखा है मैग्नेटाइजेशन, यानी मैग्नेट होना, मैग्नेट बनना, मैग्नेट बनना कम हो जाता है जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। और डायग्राम तो मैंने आपको पढ़ा ही रखा है, तो प्लीज नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो अब पहले बच्चों अपने पास लास्ट है फेरोमैग्नेटिक। तो देखो फेरोमैग्नेटिक ना ये काफी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन करते हैं, सब्सटेंस शोज वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, जिसका डायग्राम मैंने आपको बताया था कि काफी ज्यादा अंदर लेते हैं। देखो ये देखो, प्लीज गाइस ऐसे मत सोचो यार, भाई क्या कर रहे हैं यार, ऐसे नहीं करते यार, गलत बात। तो सब्सटेंस शोज वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म, उसके पीछे रीजन क्या होता है, इसके पास ना पहले से ही कुछ, जैसे पहले से ही ना कुछ ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप्स, इनके अंदर पहले से ही कुछ ग्रुप्स होते हैं जो छोटे छोटे मैग्नेट को साथ में लेकर रखते हैं ऐसे, इनके पहले से ही कुछ ना कुछ ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप्स, लेकिन ये ग्रुप्स भी ना रैंडम डायरेक्शन में होते हैं, समझो। एक्चुअली में जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है ये फेरोमैग्नेटिक है, तो ये छोटे छोटे मैग्नेट से बना होता है, छोटे छोटे मैग्नेट से। ये छोटा सा मैग्नेट है, फिर इसके अंदर छोटा सा ये भी एक मैग्नेट है, ये भी एक छोटा सा मैग्नेट है, और ये भी एक छोटा सा मैग्नेट है। तो ये सारे छोटे छोटे मैग्नेट एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो यहां पर नेट वैल्यू 0 ही आएगी क्योंकि ये रैंडम डायरेक्शन में है। लेकिन जब हम बाहर से फील्ड लगाते हैं, बाहर से फील्ड, जब हम बाहर से फील्ड लगाते हैं ना, फील्ड, तो ये सभी के सभी ऐसे हो जाते हैं सेम डायरेक्शन में। समझ पा रहे मेरी बात को? देखो देखो अभी आपने कुछ भी नहीं लगा रखा, तो ये छोटे छोटे मैग्नेट आपस में ही कैंसिल हो जाएंगे। इन छोटे मैग्नेट्स को हम डोमेन बोलते हैं, डोमेन, ये डोमेन कहलाता है, डोमेन। अब हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग बाहर से फील्ड लगाते हैं, बाहर से फील्ड, तो ये जो डोमेन्स है ये सभी ऐसे एक ही डायरेक्शन में आ जाते हैं, ऐसे, समझे? यानी यहां पर ऑलरेडी छोटे छोटे मैग्नेट्स होते हैं लेकिन वो रैंडम डायरेक्शन में होता है, फिर हम फील्ड लगाते हैं तो सिमिलर डायरेक्शन में आ जाता है। तो लिखा है सब्सटेंस shows very strong magnetism, substance shows very strong magnetism in the direction of field। ओके, क्यों? क्योंकि यहां पर छोटे छोटे मैग्नेट पहले से ही है। मैग्नेटिक डाइपोल्स आर स्पॉन्टेनियसली अलाइन इन द स्मॉल रीजन। देखो लिखा है ना स्पॉन्टेनियसली मतलब अपने आप। जो मैग्नेटिक डाइपोल्स होंगे, मैग्नेटिक डाइपोल्स, डाइपोल क्या होता है, जैसे कि मैंने कहा देखो एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, तो इसको मैग्नेटिक डाइपोल बोलेंगे एक हिसाब से। तो ये जो छोटे छोटे मैग्नेट्स है, छोटे छोटे मैग्नेट्स है, वो अपने आप स्मॉल रीजन में, छोटी छोटी जगह में अलाइन होते हैं। अलाइन मतलब क्या? मैग्नेटिक डाइपोल्स आर स्पॉन्टेनियसली अलाइंड, अपने आप अलाइन रहते हैं स्मॉल रीजन्स में, जिसको हम डोमेन्स कहते हैं। यानी छोटे छोटे मैग्नेट्स यहां पर पहले से ही रहता है। व्हेन मैग्नेटाइज्ड, मैग्नेटाइज्ड मतलब जब बाहर से फील्ड लगाते हैं, डोमेन्स अलाइन पैरेलल टू ईच अदर, तो सारे डोमेन्स एक दूसरे के पैरेलल रहेंगे, पैरेलल। अब ये रैंडम डायरेक्शन में, फिर ये आ जाते हैं पैरेलल। एग्जांपल आयरन, कोबाल्ट, निकल। अब यहां पर होता है क्यूरी टेम्परेचर। अब देखिए क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है, मान लो कि ये जो हमारा सब्सटेंस है ये अच्छे से बढ़िया से सेट है। अब मैं यहां पे टेम्परेचर देना स्टार्ट कर दूंगा। जब मैं टेम्परेचर दूंगा तो धीरे धीरे इसकी ताकत कम हो जाएगी, ताकत कम। ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट से बन जाएगा वीक मैग्नेट। स्ट्रॉन्ग से क्या हो जाएगा? वीक। और स्ट्रॉन्ग से वीक हो गया तो वीक वाले को हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। पता आप लोगों को? वीक वाले को हम पैरा बोलते हैं। देखो देखो सबसे बेकार होता है डाया, उससे हल्का बेहतर पैरा, और सबसे बेहतर फेरो। तो अगर आप किसी फेरो को टेम्परेचर दोगे तो वो पैरा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पैरा। तो लिखा है क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है समझिएगा इस वाले केस में। तो अबव दिस टेम्परेचर, क्यूरी टेम्परेचर से अबव, अगर आप क्यूरी टेम्परेचर से अबव जाओगे, अब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बिकम्स पैरामैग्नेटिक। यानी जब आप क्यूरी टेम्परेचर से ऊपर जाओगे तो जो फेरोमैग्नेटिक है वो कमजोर पड़ के पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। तो ये सारी बातें हमने डिटेल में पढ़ी, अब हम आगे बढ़ते हैं। चलो सुनो, अब ये ना कुछ डेफिनेशन, जैसे मैंने आपको चैप्टर में कहा कि हमें सब्सटेंस के बारे में पढ़ना है और डेफिनेशंस के बारे में पढ़ना है। अब देखिए ये डेफिनेशंस आपको पढ़ना है तो एक एक करके इन डेफिनेशंस को हम याद करते हैं, और काफी इंपॉर्टेंट भी है, तो इनको मजे में तो मत लेना। अब पहला डेफिनेशन है मैग्नेटिक फील्ड। सबको पता है कि मैग्नेट है, या एक सोलेनॉइड का एग्जांपल लेते हैं। सोलेनॉइड, जैसे कोई सोलेनॉइड है, तो एक सोलेनॉइड के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? म्यू नॉट एन आई। तो ये मैग्नेटिक फील्ड ही तो है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है सबको पता है? मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस इन स्पेस। स्पेस मतलब जगह में। ये जो जगह है यहां पर कितना मैग्नेट का इन्फ्लुएंस है, समझ पा रहे हो? तो मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन भाई मुझे लगता नहीं बताने की जरूरत है। इट इज द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट
मैग्नेट के आसपास की जगह जहां पर अट्रैक्शन हो या रिपल्शन हो, मैग्नेट के आसपास की जगह को मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। चलो ये तो आसान बात थी, लेकिन हमें पढ़ना है मैग्नेटाइजिंग फील्ड। अब मैग्नेटाइजिंग फील्ड को एच बोला जाता है। अभी जो एच है इसका फॉर्मूला होता है एन, वैसे तो इसका फॉर्मूला ही होता है एन आई, ठीक है, पर हमें पता होना चाहिए कि स्मॉल एन का मतलब क्या होता है। स्मॉल एन का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन में लेंथ। जैसे ये देखो, ये सोलेनॉइड है, तो इस सोलेनॉइड में कितने कितने टर्न्स है, ये टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स को हम एन बोलते हैं। तो नंबर ऑफ टर्न्स हमारे एन है, और ये जितने भी टर्न्स है 1 2 3 4 5 जो भी है, और अपॉन में लेंथ। तो यहाँ पर हो गया 5/L, कितने टर्न्स है यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5, तो नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन में लेंथ को हम बोलते हैं स्मॉल एन। तो जब हम यहाँ पर स्मॉल एन की वैल्यू पुट करेंगे तो ऐसा बन जाएगा ये n/L और ये I। तो देखना ध्यान रखना, मैग्नेटाइजिंग फील्ड का मतलब होता है H। अब जहां पर n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न्स, I का मतलब करंट, और L का मतलब लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, ठीक है। अब पहले बच्चों मैग्नेटिक मोमेंट। अब मैग्नेटिक मोमेंट मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास कोई मैग्नेट है जिसके अंदर एक पोल है नॉर्थ दूसरा है साउथ, तो मैग्नेटिक मोमेंट को हम म्यू लिखते हैं, जहां पर पोल स्ट्रेंथ क्या होता है, पोल स्ट्रेंथ इनटू में इनके बीच का डिस्टेंस जो कि हो सकता है 2L 2A जो मर्जी बोल सकते हो। तो मैग्नेटिक मोमेंट होता है, यहां पर सिंबल्स अलग यूज किए गए, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर आपको फील क्या करना है कि इसका मतलब होता है स्मॉल एम का मतलब क्या बोला है बताओ, पोल स्ट्रेंथ, और 2L का मतलब डिस्टेंस, और यहां पर कैपिटल एम का क्या मतलब है बताओ, मैग्नेटिक मोमेंट। यहां पर कैपिटल एम को मैग्नेटिक मोमेंट बोला गया है, और हमने क्या बोला है, म्यू को बोला है मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, पोल स्ट्रेंथ इनटू में डिस्टेंस, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये मैग्नेटाइजेशन। देखिए मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, तो कितना मैग्नेटिक मोमेंट है, कितना मैग्नेटिक मोमेंट है अपॉन में वॉल्यूम, मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन में वॉल्यूम, कितना मैग्नेटिक मोमेंट है उसको वॉल्यूम से आप डिवाइड करोगे, मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन में वॉल्यूम। दोबारा बोल रहा हूं, मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन में वॉल्यूम। अब तुम बोलोगे सर हमें तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला ही नहीं पता, बताया तो था मैंने, एक फॉर्मूला तो ये रहा पोल स्ट्रेंथ इनटू में 2L, और एक और फॉर्मूला मैंने आपको बताया था करंट इनटू में एरिया। तो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट को वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं, तब निकलता है हमारा मैग्नेटाइजेशन। हम मैग्नेटाइजेशन को कैपिटल एम बोलेंगे, इसीलिए मैं जानबूझ के ऊपर इसको म्यू बोल रहा था ताकि कभी फ्यूचर में हमें कंफ्यूज ना हो। क्या बोला था मैं इसको, म्यू, और ये स्मॉल एम भी हटाओ, स्मॉल एम की जगह पर क्या लिखोगे बताओ, पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ को हम पी बोलते हैं बताओ, पीएस बोल देते हैं, पीएस पीएस पीएस। तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या बनाया हम लोग बताओ, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला है पोल स्ट्रेंथ इनटू में 2L, और मैग्नेटाइजेशन को हम क्या बोल रहे हैं, है ना। तो यहां पर स्मॉल एम को मत लिखो, कंफ्यूज हो जाओगे, पहले बता रहा हूं मैं, बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। यहां पर आप लिखो इसको पीएस, ठीक है। तो हमने क्या चेंज किया कि मैग्नेटिक मोमेंट को हम एम नहीं बोलेंगे, एम बोलने से हमें कंफ्यूजन हो रहा है, क्योंकि एम आगे कुछ और को बोलना है हमें, तो हम मैग्नेटिक मोमेंट को बोल रहे हैं आज से म्यू। तो म्यू इज इक्वल टू पोल स्ट्रेंथ इनटू में 2L, और मैग्नेटाइजेशन को हम बोलेंगे कैपिटल एम। तो मैग्नेटाइजेशन का मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, समझ पाए, ओके। तो यहां पर मैग्नेटिक मोमेंट को हम क्या बोल रहे हैं बताओ मुझे, क्या बोल रहे हैं, म्यू। तो मैग्नेटिक मोमेंट को आप म्यू बोल रहे हो, तो म्यू अपॉन में वॉल्यूम आपका होगा मैग्नेटाइजेशन, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस सिंपल याद रखो कि मैग्नेटिक मोमेंट को एम लिखने से बड़ा घाटा हो जाएगा, क्योंकि आगे हम मैग्नेटाइजेशन को कैपिटल एम बोलेंगे, और तो मैग्नेटाइजेशन हमारा होता है मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, तो म्यू बाई वी। अच्छा, तो इसका लिखा भी है देखो डेफिनेशन, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। अब मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, जिसको मैं सक्सेस बोल रहा था, तो सक्सेस का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम बाई एच, जहां कैपिटल एम का मतलब क्या है बताओ, अभी बताया मैंने आपको, मैग्नेटाइजेशन, एंड एच का मतलब क्या है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ये रहा देखो एच, एच इज मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो बेटा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होता है मैग्नेटाइजेशन अपॉन में मैग्नेटाइजिंग फील्ड। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, देखो चीजें याद ही करनी पड़ती है भाई, और कोई तरीका नहीं, वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर आपको पता होना चाहिए। अभी जो एक्स है क्या बताएगा, एक्स बताएगा किस हद तक रिस्पॉन्स, सक्सेस क्या है, एक्स में बताता है शोज द डिग्री ऑफ मैग्नेटाइजेशन, यानी किस हद तक मैग्नेट बना है एक मटेरियल, जब हम क्या लगाएंगे मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि एक्स हमें यह बताएगा कि अगर कोई मटेरियल है और हमने बाहर से फील्ड लगाया है, तो ये किस हद तक मैग्नेट बन सकता है, किस हद तक, वो हमें एक्स से पता लगेगा, एक्स इज सक्सेस। वैसे मैं आपको बता दूं टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको इतना इन सब में पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप बस बेसिक बेसिक बातें याद रखो। मेन आप कंफ्यूज मत होना मैग्नेटिक मूवमेंट में, जो मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं। मैग्नेटाइजेशन आपका इंपॉर्टेंट है, इसमें यही दोनों आपके इंपॉर्टेंट है, ये एक ये वाली बात, एक ये वाली बात, और एक ये वाली बात, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। आप फटाफट नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा मैग्नेटिक इंडक्शन। अब देखो जो मैग्नेटिक इंडक्शन होता है, ये होता है टोटल मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड। आप तुम बोलोगे टोटल मैग्नेटिक फील्ड से क्या मतलब है, देखो अगर मेरे पास ये कोई सब्सटेंस है, तो एक तो मैंने बाहर से लगाया, एक तो मैं बाहर से फील्ड लगाता हूं, फिर इसके अंदर भी तो पैदा होता है, जब हम बाहर से लगाते हैं तो अंदर भी पैदा होता है, तो इसको और इसको जोड़ देंगे तो कहलाएगा टोटल मैग्नेटिक फील्ड। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, ठीक है,
और इसको एक और नाम दिया जाता है रिलेशन बिटवीन बी, एच एंड एम, जहां बी का मतलब क्या बताओ, टोटल मैग्नेटिक फील्ड, एच का मतलब था मैग्नेटाइजिंग फील्ड और एम का मतलब था मैग्नेटाइजेशन। भाई याद रखना। तो बी का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एच प्लस एम। बी का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट। म्यू नॉट का मतलब होता है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और एच का मतलब सबको पता है मैग्नेटाइजिंग फील्ड, और एम का मतलब मैग्नेटाइजेशन। और ये सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन ये रहा, सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन जो आपको जीवन भर याद रखना है। क्या रिलेशन, यहां पर है रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर। म्यू आर होता है रिलेटिव परमिएबिलिटी, वो है 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी, यह है मैग्नेटिक सक्सेस। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो आपको याद रखना है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आपको मिल सकता है। अब फटाफट इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये फाइनल चार्ट है, फाइनल चार्ट है जो हमें समझना है ध्यान से। देखिए यहां पर लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं प्लीज देखो। तो यहां पर लिखा है मैग्नेटिक मोमेंट, तो डायामैग्नेटिक में नहीं होता, पैरामैग्नेटिक में स्मॉल होता है और फेरोमैग्नेटिक में लार्ज होता है। ठीक है, फिर फील्ड में रिस्पांस कैसा है, तो डायामैग्नेटिक रिपल्शन शो करता है, ये हल्का अट्रैक्ट होता है, ये बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होता है। अच्छा, मैग्नेटिक सक्सेस, इसका सक्सेस स्मॉल और नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब पीछे की तरफ। अगर डायामैग्नेटिक में पीछे हो जाता ना, तो जो सक्सेस है मैग्नेटिक सक्सेस इसमें बहुत कम है, वो भी पीछे की तरफ। यहां पर स्मॉल और पॉजिटिव कि हाँ थोड़ा बहुत है, यहां पर बहुत ज्यादा है। अच्छा, टेम्परेचर इफेक्ट, डायामैग्नेटिक पर कोई इफेक्ट नहीं है, पैरामैग्नेटिक पे एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, बताया था मैंने आपको। और फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है कि जो फेरोमैग्नेटिक है क्या बन जाएगा, फेरोमैग्नेटिक बिकम्स पैरामैग्नेटिक अबव क्यूरी टेम्परेचर। एग्जांपल्स बिस्मथ, कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम, ये ठीक है, सारा याद कर लो। सुंदर और प्यारे बच्चे प्लीज इधर ध्यान दे। देखिए परमानेंट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बारे में पढ़ते हैं। देखिए पहले हम बात करते हैं, यहां पर आप देखोगे तो लिखा हुआ है परमानेंट मैग्नेट के बारे में और यहां लिखा है इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में। तो देखिए अगर आपको प्रॉपर्टीज की बात करें तो परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए हमें हार्ड स्टील चाहिए और इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए सॉफ्ट आयरन चाहिए, ध्यान रखना। यानी कि परमानेंट मैग्नेट के लिए हार्ड स्टील और इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए सॉफ्ट आयरन। अब परमानेंट मैग्नेट के लिए हाई होनी चाहिए क्या, रिटेंटिविटी। रिटेंटिविटी यहां लिखा हुआ है रिटेंटिविटी। अब तुम्हारे मन में आएगा कि रिटेंटिविटी क्या होता है। रिटेंटिविटी का मतलब है कि जैसे मान लो किसी ने एक बार इस पेन को पकड़ लिया, अब इस पेन को पकड़े रहे जीवन भर, तो हम बोलेंगे पेन को इसने रिटेन कर लिया। रिटेंटिविटी का मतलब होता है कि एक बार जो चीज हो जाए वो आसानी से जाए ना। तो अगर आपको परमानेंट मैग्नेट चाहिए तो रिटेंटिविटी क्या होनी चाहिए, हाई। एंड ये कोरेसिविटी, कोरेसिविटी भी हाई होनी चाहिए। ठीक है, अब सर रिटेंटिविटी का मतलब तो ये हो गया कि भाई उसको रख पकड़ के रखे, रिटेन करके रखे, क्योंकि हमें परमानेंट मैग्नेट चाहिए। कोरेसिविटी का क्या मतलब होता है बताओ, एनीवन, बड़ा आसान है बताओ। ये दोनों एक जैसे ही मतलब होते हैं। जैसे एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल क्या है कि जैसे हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने बाहर से फील्ड लगाया तो अंदर मैग्नेट बन गया, मैग्नेट बन गया। ठीक है, मैग्नेट बन गया। अब तुमने कहा ठीक है जी मैं बाहर से इस फील्ड को हटा रहा हूं, तुमने कहा जी हम फील्ड को हटा रहे हैं, फील्ड को हटा रहे हैं हम, तो यहां पर क्या क्या बातें आपको ध्यान रखनी है कि फील्ड के हटाने के बाद भी ये रिटेन रहे, रिटेन, ये ऐसे का ऐसा ही रहे। अगर ये ऐसे का ऐसा रह गया तो हम इसको बोलेंगे परमानेंट मैग्नेट। बात समझ पा रहे हो। अब मैं तुम्हें एक सिंपल सा चीज पूछता हूं कि आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूं सिंपल सा, कोरेसिविटी क्या होता है मुझे बताना, और ये बताना कि कोरेसिविटी हाई क्यों होनी चाहिए। रिटेंटिविटी तो बहुत ईजी है, समझ गए आप, दोनों एक ही बात होती है, कहीं ना कहीं चेक करना। अब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट एक प्रकार का टेम्पररी होता है, क्या होता है टेम्पररी। अगर ये टेम्पररी है तो सॉफ्ट आयरन का इस्तेमाल करेंगे, और इसकी रिटेंटिविटी क्या होनी चाहिए, लो। रिटेंटिविटी लो होने का क्या मतलब है कि भैया हमने बाहर से क्या हटाया, बाहर से हमने फील्ड लगाया तो ऐसा है ये, और बाहर से हटाते ही कैसा हो जाए, गायब, गायब हो जाए, क्योंकि हमें एक प्रकार से क्या चाहिए, टेम्पररी चाहिए। याद रहेगा, फटाफट नोट करो। अब देखो हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट लॉज है, मतलब एमसीक्यू में पूछ लिया तो पूछ लिया। पहला है क्यूरीज लॉ जो हमने पढ़ लिया है, अगला होता है क्यूरीज वेज लॉ, इसको बोलते हैं मॉडिफाइड क्यूरी लॉ, मॉडिफाइड क्यूरीज लॉ भी बोलते हैं इसको, क्यूरीज लॉ। इसके अंदर क्या होता है प्यारे बच्चों, ये भी वही बात है कि जो ससेप्टिबिलिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है ना, T माइनस TC। तो पहले था क्यूरीज लॉ, ये जो है ना पैरामैग्नेटिक के लिए लग रहा था, पैरामैग्नेटिक के लिए हम पैरामैग्नेटिक के लिए इस्तेमाल करते थे ये फॉर्मूला। बाद में हम लोगों ने क्यूरीज वेज लॉ बनाया जो मॉडिफाइड क्यूरीज लॉ है, इसको आप फेरोमैग्नेटिक में भी इस्तेमाल करते हैं, फेरोमैग्नेटिक में। ठीक है, ये भी सेम चीज ही कह रहा है, लेकिन यहां पर हमें डिफरेंस इन टेम्परेचर लिखना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्वेश्चन दिया कि भाई देखो हमारा जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, मतलब जो क्यूरी टेम्परेचर है वो 30 डिग्री है, क्यूरी का फिक्स टेम्परेचर है 30 डिग्री, और जो हमारा टेम्परेचर है जैसे क्यूरी टेम्परेचर होता है ये तो कांस्टेंट है ना, टीसी मतलब क्या है, क्यूरी टेम्परेचर, ये कोई फिक्स वैल्यू है,
और मैंने कहा कि मैं जहां पर एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं उसका टेम्परेचर है 100 डिग्री, तो आप यहां पर क्या लिखोगे बताओ? 100 माइनस 30, 100 माइनस 30। तो जो सक्सेस है वो सक्सेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस। कितना डिफरेंस है दोनों में? तो सक्सेस टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये वाली बात और ये वाली बात सिमिलर है। बात समझ पाए? तो हमने क्या समझा? क्यूरीज लॉ पैरामैग्नेटिक के लिए था और जो थोड़ा मॉडिफाई किया गया है वो किसी के लिए फेरोमैग्नेटिक के लिए। अब यहां पर ग्राफ भी याद रखना कि जो सक्सेस होता है वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सक्सेस मतलब ससेप्टिबिलिटी। कोई नहीं, लेट मी फिनिश दिस टू टेबल्स। देखिए हम दो टेबल पढ़ेंगे, ये टेबल नंबर 2 है, पहले मैं ये पढ़ा रहा हूं। ये आपकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट टेबल है। आपने अब तक जो भी पढ़ा वो अपनी जगह, और ये टेबल अकेले अपनी जगह आपको 2 नंबर दिलाने के लिए। एक नंबर फिक्स्ड है, फिक्स्ड। एग्जाम में ऐसा कुछ लिखा आएगा कि जो x की वैल्यू है वो 0.7 है। तो बताओ डाया, पैरा, फेरो। तो आपको पता होना चाहिए कि x की वैल्यू 0 से बड़ी और कोई स्मॉल नंबर से छोटी। e का मतलब यहां पर स्मॉल नंबर है। e क्या है प्यारे बच्चों? स्मॉल नंबर। तो देखो x जो 0.7 है वो इसमें लाई कर सकता है। देखो दिख रहा है किसी को? 0 से क्या है ये? बड़ा, और किसी नंबर से छोटा। तो ये 0 से बड़ा ही तो है 0.7, तो हम कह देंगे ये पैरामैग्नेटिक है। क्या है? यानी आपको ये डिक्टो पूरा याद होना चाहिए। मान लो किसी ने बोला x की वैल्यू है -0.3, ये जो x की वैल्यू, जाई की वैल्यू माइनस का 0.3 है, तो आपको पता होना चाहिए कि -1 से बड़ा, -1 से बड़ा, ये -1 से बड़ा ही तो है। तो -1 से बड़ा है, देखो -1 से बड़ा है माइनस का 0.3, तो किस में फंस गया है बताओ? ये डायामैग्नेटिक में। तो आपको x की वैल्यू देके पूछ सकता है कि डाया कौन है, पैरा क्या है, फेरा क्या है, फेरो क्या है। जैसे क्वेश्चन आपको देता हूं पीवाईक्यू से। पीवाईक्यू से क्वेश्चन आया कि ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू है -3 × 10⁻3। तो बताओ ये क्या हो सकता है? -3 × 10⁻3। तो इसको ऐसे कर लेना, इसको 0.003 लिखना माइनस का, समझे? तो माइनस का 0.003 तो किस रेंज में घुसेगा? इस रेंज में, -1 से बड़ा, -1 से, दिख रहा है? ये -1 है और -1 से बड़ा वाला इस रेंज में आ रहा है। तो ऐसे भी लिख के कंफ्यूज करेंगे आपको। अगर बात कभी ऐसे आ जाए कि x की वैल्यू है +3 10⁻1 या 2, तो कहां जाओगे? तो इसको खोल के लिखो पहले। 300 कितना है ये? और लिखा है कि 1 से x की वैल्यू बहुत बड़ी हो तो कौन है ये? फेरोमैग्नेटिक। देखो ना, x की वैल्यू 1 से बहुत बड़ी हो तो वो फेरोमैग्नेटिक में आएगा। 300 तो बहुत बड़ी है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, ठीक है? अब मैं आपको ये वाला एग्जांपल तो दे दिया मैंने, कुछ ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। देखो बोलेंगे रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू किसी की है 500, बताओ कौन है ये? कौन है ये रिलेटिव परमिटिविटी वैल्यू 500? कौन है ये? फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, 500 ना लिख के मजे लेंगे आपसे। 5 10⁻3 कौन है ये? या 5 10⁻2, 5 10⁻1। एक से बड़ा रिलेटिव परमिटिविटी किसका है? फेरोमैग्नेटिक। बात समझ पाए? म्यू आर की वैल्यू दे दी, बोला 1.3, किस में आएगा बताओ? 1 से बड़ा किस में आया? देखो 1 से हल्का सा बड़ा, 1 प्लस छोटा सा नंबर, 1 प्लस समथिंग, 1 प्लस समथिंग, कौन सा है? पैरामैग्नेटिक। बोला म्यू आर की वैल्यू 1000, बताओ फेरोमैग्नेटिक। यानी फेरो का आसान रखना याद है, 1 से सब कुछ ही बड़ा है इसका। ठीक है, तो इसके पास सब कुछ नहीं है ना भाई। 1 ठीक है, डजंट मैटर। सुना तुम लोगों ने? क्या डजंट मैटर? राइस, क्या? राइस, राइस डजंट मैटर। समझ गए? और लास्ट देखो परमिएबिलिटी। ये जो परमिएबिलिटी है मीडियम की होती है, परमिएबिलिटी किसकी होती है? मीडियम की। जैसे मैंने कहा देखो एक प्लास्टिक है, अब प्लास्टिक से मैं परमिशन मांग रहा हूं, मैं प्लास्टिक से बोल रहा हूं प्लास्टिक भाई तुम मैग्नेट बन जाओगे? कह रहा नहीं। तो हम बोलेंगे इसकी परमिएबिलिटी बहुत कम है। परमिएबिलिटी क्या होगी? ये परमिशन देगा ही नहीं। तो परमिएबिलिटी का मतलब एक प्रकार से परमिशन, परमिशन, परमिशन। तो देखो जो डायामैग्नेटिक है उसकी परमिशन बहुत कम होती है, देखो बहुत कम। इसका जो परमिशन है ये फ्री स्पेस के मुकाबले बहुत कम है। पैरामैग्नेटिक की परमिएबिलिटी क्या है बताओ? ज्यादा है, और फेरोमैग्नेटिक की बहुत ज्यादा। तो परमिशन किसका ज्यादा है? सबसे ज्यादा फेरो, उससे कम ये, और इसका तो है सब बहुत कम है। तो ये खत्म हुआ। एक और टेबल है, हमें ये समझना है, एनालॉगी। एनालॉगी टेबल साफ होने दो इसको, रिफ्रेशिंग। देखो ये एनालॉगी टेबल है कि मैग्नेटिज्म में और इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या क्या चीजें एक जैसी है। सुनते रहो। पहला ये कांस्टेंट की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में था 1/ε0, याद है? यहां पर होता है μ0। फिर डाइपोल मोमेंट की बात कर रहे हैं, तो यहां पर डाइपोल मोमेंट को हम P बोलते थे, यहां पर हम डाइपोल मोमेंट को क्या बोल रहे हैं? म्यू। म्यू को बोल रहे हैं ना मैग्नेटिक मोमेंट, तो म्यू का नाम होता है पूरा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो वहां पर डाइपोल मोमेंट को P बोलते थे, यहां पर म्यू बोल रहे हैं। वहां पर इक्वेटोरियल फील्ड
अगर एक डाइपोल था ऐसा माइनस क्यू प्लस क्यू, तो उसके इक्विटोरियल पे जो फॉर्मूला था पता क्या था? वो था केपी बाई आर क्यूब। केपी बाई आर क्यूब का मतलब क्या है? के को क्या लिख सकते हैं हम? के को म्यू नॉट बाई 4 पाई, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट, और पी की जगह पर पी और नीचे आर क्यूब, और यहाँ पर एक माइनस साइन भी आता था। तो ये लिखा है कि यहाँ पर होता है माइनस पी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, माइनस पी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। तो वैसे ही अगर यहाँ पर हम बात करें तो मान लो एक मैग्नेट है, साउथ पोल नॉर्थ पोल, और मुझे यहाँ पर निकालना क्या है बताओ? मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि ये जो फॉर्मूला किसका है? इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो क्वेश्चन लिखा है कि अगर हम फील्ड की बात करें, इक्विटोरियल पे फील्ड की बात करें, तो इसका फॉर्मूला था म्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बाई आर क्यूब। तो इसका भी ऐसा ही होना चाहिए, इसका भी ऐसा ही होना चाहिए। पी की जगह पर म्यू लिखेंगे, पता ना म्यू लिखना है पी की जगह पर, यहाँ प्यू म्यू बाई आर क्यूब, ठीक है, म्यू बाई आर क्यूब। देखो ना, ऐसे समझो, इसका है ना पी बाई आर क्यूब, तो पी बाई आर क्यूब की जगह पर हम लिखेंगे म्यू बाई आर क्यूब। और ये क्या है? कांस्टेंट है इसका, म्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अरे यार यहाँ पर म्यू नॉट क्यों लिखा मैंने? हाँ ठीक है, नहीं 1 बाई था ना यार, वी ऑल गॉट किक्ड 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 भाई। सुनो, यहां पर जो के होता है, यहां पर के 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, और यहां पर के क्या होता है? म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट बाई, समझ पाए? चलो, इतना मैं इधर से देख रहा हूं, इससे मैं लिख ही देता गधा कहीं का मैं। सुनो, यहां पर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, यहां पर हम बात करते हैं मैग्नेटिज्म, यहां पर कांस्टेंट होता है के 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां भी कांस्टेंट के है म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट बाई 4 पाई, ठीक है। अब यहां पर ई इक्विटोरियल का फॉर्मूला होता है केपी बाई आर क्यूब माइनस का, यहां पर ई इक्विटोरियल होगा के म्यू बाई आर क्यूब माइनस का, ठीक है। यहां पर एक्सियल पे होता है 2 केपी बाई आर क्यूब, ये बेटा एक्सियल होता है, एक्सियल पर इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां बी लिख देना, ठीक है, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड। यहां पर बी होगा 2 म्यू बाई आर क्यूब, और ये होगा इनका एक्सियल पे, एक्सियल मतलब ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, और यहां किसी पॉइंट पे, समझ पाए? एक्सियल बोलते हैं। तो सब कुछ सेम है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में फॉर्मूला था के की जगह पर ये आ जाएगा बस, केपी बाई आर क्यूब, के म्यू बाई आर क्यूब। यहां पर पी का मतलब था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ये है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, जिसको हम सिंपल भाषा में बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। अब यहां पे टॉर्क का फॉर्मूला क्या था? पी क्रॉस ई। यहां टॉर्क का फॉर्मूला क्या होगा? टॉर्क म्यू क्रॉस बी। यहां पर एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? माइनस पी कॉस थीटा। यहां पर मैग्नेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? एनर्जी को यू बोलते हैं ना, यू, चलो यू बोल रहा हूं, तो माइनस म्यू म्यू बी, यार क्या कर रहा हूं, म्यू बी कॉस थीटा। बस यहां पर फर्क क्या रहेगा? जो पी है म्यू बन गया, तो सिंपल भाषा में कहीं लिख ही देते कि जो यहां पर पहले पी था अब यहां पर हो गया है म्यू, समझे? तो सारे फॉर्मूले सेम है, थोड़ी बुद्धि लगा लेना, खेल खत्म हो जाएगा, ठीक है? ठीक है, सब कुछ सेम है, ईच एंड एवरीथिंग इज एक्जेक्टली सेम। तो चैप्टर को हमने डिटेल में पढ़ लिया, दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर, लव यू ऑल।